गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो हम आज चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है मैनेजमेंट अकाउंट्स का वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। बेसिकली कैपिटल जो है वो क्यों रिक्वायर्ड है? किसी भी बिजनेस में कैपिटल बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्यों? क्योंकि कैपिटल इसलिए रिक्वायर्ड है क्योंकि बिजनेस को या तो स्टैब्लिश करना होगा, यानी बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, या तो कैपिटल को डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन के लिए रिक्वायरमेंट होती है। अब ये स्टैब्लिश करने के लिए हमें कौन सी कैपिटल रिक्वायर्ड होती है? यदि कल हम बिजनेस को स्टैब्लिश कर रहे हैं तो हमें फिक्स कैपिटल की रिक्वायर्ड होगी। फिक्स कैपिटल लाइक प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग एक्सेट्रा, यानी कि हमें बिजनेस को स्टैब्लिश करना है और ये हमारे लिए लॉन्ग टर्म पर्पस होता है। लॉन्ग टर्म पर्पस इसलिए क्योंकि हम छोटे समय के लिए तो नहीं है ना, हमने बिल्डिंग खरीद ली है तो नहीं कल ही उसको सेल पर नहीं, ये हमारे लिए एक लॉन्ग टर्म पर्पस होता है, यानी कि लंबे समय के लिए हम इसको यूज करते हैं। दूसरा होता है कि जब मैं बिजनेस को स्टैब्लिश कर लिया तो हमें रिक्वायर होती है बिजनेस को चलाने के लिए, क्योंकि उसके लिए भी तो पैसा की जरूरत है। तो डे टू डे ऑपरेशन के लिए हमारे को वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। वर्किंग कैपिटल लाइक करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स जैसे कि हमारे पास कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर, ये एक्सेट्रा, और हमारे पास इसमें करंट लायबिलिटीज भी हो सकती है। शॉर्ट टर्म के लिए हमने कोई रॉ मटेरियल खरीद रखा है क्रेडिट पर्पस के, क्रेडिट पे, तो उसकी भी हमें जरूरत है। तो उसके लिए डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन के लिए हमारे पास वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड होती है, और वर्किंग कैपिटल ये, और ये शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए होती है। जो हमारा चैप्टर है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की, कि वर्किंग कैपिटल को हम कैसे देखें कि हमारे लिए कितनी रिक्वायरमेंट है, उसको कैसे मैनेज करें। तो वर्किंग कैपिटल के कंसेप्ट को समझने के लिए हमारे पास दो कंसेप्ट है। एक है बैलेंस शीट कंसेप्ट, एक है ऑपरेटिंग साइकिल कह लो या सर्कुलर फ्लो ऑफ कंसेप्ट कह लो। बैलेंस शीट कंसेप्ट जिसमें हमें कैलकुलेट करना सीखना पड़ेगा कि हमारे को कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट, यानी कि हमारे पास ग्रॉस कैपिटल वर्किंग कैपिटल कितनी है और नेट वर्किंग कैपिटल हमारे पास कितनी रिक्वायर्ड है। तो ग्रॉस कैपिटल वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है टोटल करंट एसेट्स, कि हमारे पास टोटल करंट एसेट्स कितनी है। एंड नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है कि उसमें से जो करंट एसेट्स है टोटल, उसमें से टोटल करंट लायबिलिटी को माइनस कर दो तो हमारे पास नेट वर्किंग कैपिटल आ जाती है। दूसरा होता है कि हमारे पास ऑपरेटिंग साइकिल की भी जरूरत। ऑपरेटिंग साइकिल यानी कि बिजनेस में जो हमारे पास करंट एसेट्स है, करंट लायबिलिटी है, उससे हमें कितने दिन तक ऑपरेट कर सकते हैं बिजनेस को, उसको कैलकुलेट करना इंपॉर्टेंट है। तो वर्किंग कैपिटल में भी हमारे पास जो ऑपरेटिंग साइकिल है या सर्कुलर फ्लो कंसेप्ट है, उसमें भी ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल होता है और नेट। ग्रॉस का मतलब होता है कि जो हमारे पास करंट एसेट्स की कन्वर्जन पीरियड, यानी कितने दिनों तक के लिए हमारे पास करंट एसेट्स है, इट्स ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल। और उसमें से जब हम करंट लायबिलिटी यानी कोई हमारे पास क्रेडिट, जैसे मैंने क्रेडिटर ले रखा है, उसके डेज है कि 15 दिन में हमें वापस करना है, तो माइनस कर देंगे करंट ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल में से, तो हमारे पास नेट आ जाएगा। यानी कि ये हमारे पास एक वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड की सर्कल चलती है। जो मेन अभी हमारे पास कंसेप्ट है वर्किंग कैपिटल की कैसे प्रैक्टिकल में इंप्लीमेंट करेंगे, तो हम पहले बैलेंस शीट कंसेप्ट को समझेंगे, देन ऑपरेटिंग साइकिल को समझने की कोशिश करेंगे। एक बार आप नोट डाउन कर लो इसको। दूसरा, अब हम लोग इसके प्रैक्टिकल कंसेप्ट के बारे में देखते हैं, एक बार ये नोट डाउन कर लेना। अब हम लोग करते हैं वर्किंग कैपिटल को बैलेंस शीट कंसेप्ट से, यानी कि प्रैक्टिकल कंसेप्ट से हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो समझने की कोशिश करते हैं बैलेंस शीट कंसेप्ट को। जब भी हम बैलेंस शीट कंसेप्ट की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में दो चीज आती है कि हमारे यहां बिजनेस दो कंसर्न से होता है। या तो हम लोग सिर्फ ट्रेडिंग करते हैं, एक जगह से सामान लिया दूसरी जगह बेच दिया, बस हमारा ये काम है, इसको बोलते हैं ट्रेडिंग कंसर्न। तो यानी कि पहला हमारे पास जो बैलेंस शीट कंसेप्ट को सॉल्व करने के लिए वो है ट्रेडिंग कंसर्न। ट्रेडिंग कंसर्न यानी कि सामान परचेस किया दूसरी जगह सेल कर दिया। दूसरा होता है कि कई बार होता है बिजनेस में हम लोग क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, यानी कि गुड्स खुद हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं उसको बनाते हैं। तो इसीलिए हमारे पास जो दूसरा कंसेप्ट है, पहला कंसेप्ट हो गया ट्रेडिंग, दूसरा जो कंसेप्ट है हमारे पास है वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है।
यानी कि हम बिजनेस में मैन्युफैक्चर करेंगे और इन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों के कैलकुलेशन, दोनों के कंसेप्ट, दोनों के पैटर्न अलग है सॉल्व करने के। तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में यदि हम ट्रेडिंग कंसर्न की बात करें कि ट्रेडिंग कंसर्न को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका एक फॉर्मेट को हम डिस्कशन करते हैं और देखते हैं। बिल्कुल ही सिंपल सा एक फॉर्मेट है कि हमारे पास वर्किंग कैपिटल ट्रेडिंग कंसर्न से कितनी रिक्वायर्ड होती है, उसके लिए क्या एक प्रॉपर फॉर्मेट है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, और फिर उसके बाद हम मैन्युफैक्चरिंग का देखेंगे। तो इसका बहुत ही एक सिंपल सा फॉर्मेट है करने का। मैं एग्जांपल के साथ भी कराऊंगा, पहले फॉर्मेट समझा देता हूं एंड देन उसके बाद हम एग्जांपल लेंगे कि कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो बहुत ही सिंपल है। पहले हमें पहचानना पड़ेगा कि हमारे लिए करंट एसेट्स कितनी है, क्या क्या करंट एसेट्स है, क्या करंट लायबिलिटीज होती है। तो इसका जो फॉर्मेट है बहुत ही सिंपल है। ऊपर लिख देंगे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कि कितनी हमारे वर्किंग है। तो जो इसमें सबसे पहला हेड होता है वो होता है करंट एसेट्स। तो हमारी बिजनेस के लिए कौन कौन से ऐसे हैं जो करंट एसेट्स है, कौन कौन सी करंट एसेट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि हमारे पास स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कोई रॉ मटेरियल का स्टॉक है तो कितना है एट द एंड में। दूसरा हमारे पास आ जाता है डेटर, यानी कि हमने कोई क्रेडिट में सेल किया है तो हमारे पास एट द एंड में कितना डेटर रह गया है। तीसरा हमारे पास हो सकता है इसमें प्रीपेड एक्सपेंस। कई बार होता है कि हम लोग एडवांस में पेमेंट कर देते हैं किसी को, तो भी हमारे लिए एसेट्स होता है। नेक्स्ट हमारे पास हो जाता है इसमें कैश इन हैंड, हमारे पास कैश कितना पड़ा हुआ है एट द एंड में। कैश एट बैंक, हमारे पास बैंक बैलेंस एट द एंड में कितना पड़ा हुआ है। शॉर्ट टर्म एडवांसेस, यानी कि मैंने एट द एंड में किसी को शॉर्ट टर्म एडवांसेस कितने दे रखे हैं। बिल रिसीवेबल, यदि कि कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अगेंस्ट मैंने सेल किया है तो उससे एट द एंड में कितना रिसीव करना है। तो ये हमारे ऑलमोस्ट हमारे पास क्या हो जाते हैं, ये टोटल करंट एसेट्स हो गए। तो टोटल करंट एसेट्स हमारे पास आ गई। यहां एक बार स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, यहां तीनों हो सकते हैं, फिनिश गुड्स भी हो सकती है और रॉ मटेरियल के फॉर्म में भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा हो गया इसमें से। अब दूसरा हेड जो हमारे पास बनता है वो बनता है हमारे पास करंट लायबिलिटी। हमारे पास करंट लायबिलिटी क्या क्या आ सकती है। तो करंट लायबिलिटी में जैसे कि हमारे पास सन्ड्रे, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अगेंस्ट हमने परचेस किया, तो ये हमारे पास ये करंट सन्ड्रे, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल आ सकते हैं। दूसरा और क्या आ सकता है हमारे पास, तो हमारे पास और क्या हो सकती है करंट लायबिलिटीज में, तो देखते हैं। करंट लायबिलिटीज में हमारे पास हो सकता है जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो, ठीक है जी। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है जैसे कि ड्यू बट नॉट पेड, मैंने अभी पेड नहीं किया तो वो हो सकता है, ठीक है जी। या कोई हमने एडवांस में बोरिंग कर लिया, शॉर्ट टर्म बोरिंग, तो ये हमारे लिए करंट लायबिलिटीज हो सकती है। तो टोटल करंट लायबिलिटीज, जब हम करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा नेट, नहीं ये आ जाएगा हमारे पास वर्किंग कैपिटल, यानी कि CA माइनस CL, यानी कि वर्किंग कैपिटल आ जाएगी। दूसरा, जब हमारे पास, जब इसमें हम ऐड कर देंगे कंटीजेंसी, ये क्वेश्चंस में गिवन होगा आप लोगों के लिए, और जब ये ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड। ये हमारा बेसिकली ट्रेडिंग कंसर्न से एक फॉर्मेट है, बहुत ही सिंपल फॉर्मेट है। क्या है, सबसे पहले आपने करंट एसेट्स को पहचानना है कि हमारे पास क्या करंट एसेट्स दे रखी है और एट द एंड में वो हमारे पास कितना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। उसमें से करंट लायबिलिटी माइनस करो, कंटीजेंसी ऐड कर दो, तो हमारे लिए ये सॉर्ट आउट हो जाएगा।
मैं इसका एक एग्जाम्पल लेके आप लोगों को सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, पूरा एक क्वेश्चन लेता हूं और इसी फॉर्मेट में सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। कैसे करेंगे, क्योंकि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी की तो हमें पहचान होगी कि ये करंट एसेट्स होता है और ये हमारी करंट लायबिलिटीज होती है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, एक मैं फॉर्मेट बना लेते हैं पूरा और एक क्वेश्चन स्पीक कर लेता हूं आप लोग की बुक का। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर हम 9 कर रहे थे, जिसमें क्वेश्चंस में लिखा था, जैसे हमारे को इसमें एनुअल सेल दे रखा है, सेलिंग प्राइस 8 रुपए पर यूनिट दे रखा है और हमारे को परसेंटेज ऑन जीपी दे रखा है, सेल पे दे रखा है 25%। अब उसने बोला कि एवरेज क्रेडिट पीरियड अलाउड टू कस्टमर, यानी कस्टमर जिसको हमने सेल किया उसको हमने क्रेडिट पीरियड दे रखा है 8 वीक्स का। दूसरा हमारे को दे रखा है एवरेज क्रेडिट पीरियड अलाउड बाय सप्लायर, सप्लायर यानी कि जिससे हमने परचेज किया उसने हमें 4 वीक्स का हमें क्रेडिट दे रखा है। और एवरेज स्टॉक होल्डिंग जो है सेल्स रिक्वायरमेंट के लिए वो 12 वीक्स की है, यानी कि जो हमारे पास स्टॉक है वो 12 वीक्स तक होल्ड करके रख रहे हैं ताकि आगे हम सेल करें। और अलाउ कंटीजेंसी है 10%, यानी कि ये क्वेश्चन दे रखा है। अब ये हम पहचानेंगे कैसे कि हमारे लिए ट्रेडिंग कंसर्न है या हमारे लिए मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है। सबसे पहला सवाल ये आता है कि जब भी हमारे को एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट गिवन हो तो वो हमारे लिए मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है। क्यों? क्योंकि एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट का मतलब क्या, जहां मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स ये गिवन हो तो ये हमारे लिए मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि ये चीजें यूज करके हम मैन्युफैक्चर करते हैं। तो इस पर्पस से ये ध्यान रखना कि जब भी एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट गिवन हो तो वो हमारे लिए मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो जाएगा, और ये ना गिवन हो तो हमारे लिए ट्रेडिंग कंसर्न है। ट्रेडिंग कंसर्न यानी कि सिंपल हमें स्टॉक, डेटर, क्रेडिटर, प्रीपेड एक्सपेंस ये सब गिवन होगा तो हमारे लिए ट्रेडिंग कंसर्न है। अब हमारे को जैसे इस क्वेश्चन में हमारे को एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट गिवन ही नहीं है तो मींस कि ये हमारे लिए ट्रेडिंग कंसर्न है, और इसलिए मैं इसको क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूं। लेकिन हमें सबसे पहले इसके, जैसे कि हमें सेल्स गिवन है, वर्किंग नोट में मैंने दिखाया 1 लाख हमें सेल्स गिवन था, तो 1 लाख सेल्स है और उसने बोला कि 8 रुपए इसकी एनुअल सेल्स है ये यूनिट्स में, ठीक है जी, यूनिट्स में, और एक यूनिट्स की कीमत है 8, तो यानी कि ये 8 लाख होगी, यानी कि मैंने 8 लाख की सेल की है, जिसमें से जीपी को माइनस करो। जीपी कितना है? 25% प्रॉफिट है, तो मैंने प्रॉफिट इसमें से माइनस कर दिया। प्रॉफिट लिख लो, जिक लो एक बार है। उसने बोला 25% है, तो 25% ऑन सेल बोला है, तो इसका 25% कितना हो गया? 2 लाख, यानी कि हमारी जो कॉस्ट है इसकी वो आ रही है 6 लाख, यानी कि जो गुड्स हम लोग बेच रहे हैं उसकी कॉस्ट है 6 लाख। ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमें सबसे पहले देखना है कि हमारे पास करंट एसेट्स क्या है। मैंने कहा क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर, मैंने क्रेडिट अलाउड किया है कस्टमर को, तो कस्टमर को यदि तुमने क्रेडिट अलाउड किया मींस कि मैंने उधार में बेचा है, तो डेटर यानी कितने वीक्स का है, तो एट द एंड में हमारे पास डेटर कितने के रहेंगे? उसने बोला 8 वीक्स का है। यहां वीक्स में भी गिवन हो सकता है, मंथ में, डेज में, तो यदि वीक्स में गिवन है वीक्स में, यदि नीचे उसने बोला कि कन्वर्टेड करके किसी मंथ में कर लो या इसमें, तो उसके हिसाब से, नहीं तो डेज में देगा डेज में कर लोगे, वीक में देगा वीक में कैलकुलेट करो। तो यानी कि टोटल यदि मैं देखूं कि हमारे पास डेटर कितने के हैं, अब बोला नहीं है डेटर किस पे कैलकुलेट करना, कॉस्ट पे या सेल पे, तो हम लोग कॉस्ट पे कैलकुलेट करते हैं। तो यानी कि हमारे पास कॉस्ट कितनी है? 6 लाख की हमारे पास कॉस्ट थी। अब उसने बोला 8 वीक्स का है, तो 8 वीक्स का मैंने क्या किया, 8/52, 1 ईयर में 52 वीक्स होते हैं, तो मैंने ये निकाला, तो एट द एंड हमारे पास डेटर कितना है, तो 92,308 के। ऐसे अब हमारे पास उसने बोला कि जो हमारे पास एवरेज क्रेडिट पीरियड अलाउड बाय सप्लायर, तो सप्लायर हमारे लिए क्रेडिटर होता है, तो क्रेडिटर तो अभी लायबिलिटी है। अगला देखो उसने स्टॉक, एवरेज स्टॉक होल्डिंग जो है सेल्स रिक्वायरमेंट के लिए वो 12 वीक्स की है, तो एट द एंड में हमारे पास स्टॉक कितने का होगा, तो स्टॉक निकाल लेते हैं। तो 6 लाख की हमारे पास कॉस्ट है, ठीक है जी, क्योंकि हमने मटेरियल खरीदा होगा उसी की कॉस्ट है, तो स्टॉक वही हो गया। और उसने बोला कि कितने होल्डिंग है, होल्डिंग पीरियड हमारे पास है 12 वीक्स की, तो यानी कि एट द एंड में हमारे पास कितना रह गया होगा, तो ये हमारे पास स्टॉक जो रह गया होगा वो रह गया 1,38,462, तो यानी कि हमारे पास जो टोटल करंट एसेट्स है वो हमारे पास है 2,30,770। अब हमारे पास देखने हैं करंट लायबिलिटी कितने की है, तो अगला हेड है हमारे पास करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटी में सबसे पहला है सन्ड्रे
क्रेडिटर। तो यदि सन्ड्रे क्रेडिटर की बात करूं तो क्रेडिटर का उसने बोला कि एवरेज क्रेडिट पीरियड अलाउड बाय द सप्लायर, यानी कि मैंने सप्लायर को जो क्रेडिट, तो सप्लायर यानी कि जो मैंने स्टॉक खरीदा होगा, तो यानी 6 लाख का हमारी कॉस्ट थी स्टॉक की, और मैंने जो क्रेडिटर अलाउड किया उसने मुझे, यानी कि मुझे वो 4 वीक्स का दे रहा है टाइम पीरियड, यानी कि एट द एंड में हमारे पास क्रेडिटर कितने के होंगे, तो हमारे पास 4/52 यानी कि 46,154। तो यानी कि अब हमारे पास वर्किंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। तो नेट वर्किंग कैपिटल यानी CA माइनस CL, तो करंट एसेट्स हमारे पास इतने की है, करंट लायबिलिटी इतनी की है, तो ये नहीं कि मैंने माइनस किया, तो नेट वर्किंग कैपिटल आई है, नॉट ए रिक्वायर्ड, तो ये हमारे पास आई है 1,84,616 की आई है। अब इसमें उसने बोला था कि अलाउ कंटीजेंसी, यानी कि इन फ्यूचर कुछ हमारे मान लो अनसर्टेन चीजें हो जाए तो उसके लिए हम लोग एक कंटीजेंसी लगा के चलते कि हाँ इतना हो सकता है, तो मैं क्या करता हूं इसमें ऐड कंटीजेंसी कर देंगे, और उसने बोला कितना परसेंट, तो 10%, तो यानी 10% इसका, तो इसका कितना हो जाएगा 18,462, यानी कि मुझे नेक्स्ट ईयर, यानी कि वर्किंग कैपिटल कितनी रिक्वायर्ड होगी, तो वर्किंग कैपिटल जो मुझे रिक्वायर्ड होगी, नेट वर्किंग कैपिटल, वो इन दोनों का सम टोटल होगा, यानी 2,03,078। तो यानी कि जब भी ट्रेडिंग कंसर्न से क्वेश्चन आए तो हमें ये ध्यान रखना, सिंपल जो करंट एसेट्स है उसको देख लो, जैसे बोला हुआ वीक्स में, मंथ में, जो भी बोला हुआ, एंड करंट लायबिलिटी माइनस करो, कंटीजेंसी दे रखा ठीक है, नहीं दे रखा तो वही हो जाए। तो ये हमारा ट्रेडिंग कंसर्न था। अब हम लोग नेक्स्ट जो नेक्स्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं वो हमारा है हमारे लिए मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का क्या फॉर्मेट है, मैं एक इलास्ट्रेशन लेके और इसके जो भी बारीकीज होंगे उसको मैं कराता जाऊंगा सॉल्व। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, अब मैंने बताया था कि जब भी तुम मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की बात हो रही हो तो ये ध्यान रखना कि जब भी हमें एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट गिवन हो या कॉस्ट ऑफ एलिमेंट्स गिवन हो, तो हमें ये ध्यान रखना कि उस केसेस में हमें मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न से क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन देखते हैं, इलास्ट्रेशन नंबर क्या दे रखा है, एक मैं पिक कर रहा हूं और उसको समझा, जैसे इलास्ट्रेशन नंबर 13 दे रखा है। उसने बोला परफॉर्मा कॉस्ट शीट ऑफ ए कंपनी प्रोवाइडेड फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, यानी कि जैसे एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट गिवन है, जैसे रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड्स, टोटल कॉस्ट, सेलिंग प्राइस गिवन है। कई बार होता है ये परसेंटेज में प्राइस गिवन होता है, कई बार हमारे को सीधे प्राइस गिवन होता है। तो क्वेश्चन कई बार इलास्ट्रेशन में अलग अलग तरीके से, बट ये प्रॉपर एक फॉर्मेट यूज करो, कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये ध्यान रखना, बिल्कुल कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो मैं ये फॉर्मेट करा रहा हूं इस फॉर्मेट्स को हमेशा यूज करो, तो ये फॉर्मेट में मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहले तो हमें वर्किंग नोट यहां बना लेना है। वर्किंग नोट में हमें क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि रॉ मटेरियल कितने का है, डायरेक्ट लेबर कितने का है, ओवरहेड क्या है हमारे पास। तो ओवरहेड हमारे पास क्या है, ये तीनों चीज, तो हमारे पास ये देख लेना है। अब हमारे पास जो रॉ मटेरियल गिवन है वो पर यूनिट गिवन है 80 रुपीज, ऐसे हमारे पास 30 रुपीज डायरेक्ट लेबर गिवन है, मैंने 30 रुपीज, ऐसे हमारे पास ओवरहेड है 60 रुपीज, यानी कि जो हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रही है वो आ रही है, या कॉस्ट ऑफ टोटल कह लो, एक ही बात है, 170 आ रही है, और जिसमें मैंने प्रॉफिट 30 रुपीज जोड़ के हमारी जो सेलिंग प्राइस है यानी कि एसपी है वो 200 रुपए। अब मैं कितनी यूनिट्स के लिए मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, तो देखते हैं। उसने बोला कि फॉलोइंग फर्दर्स, देखना है कि हमारे को कितनी रिक्वायरमेंट होगी, एट द एंड में अगले साल हमारे को वर्किंग कैपिटल कितनी रिक्वायर्ड होगी यदि बिजनेस रन करना है। तो उसके लिए हमारे को दे रखा है कि मटेरियल, रॉ मटेरियल आर इन स्टॉक ऑन एवरेज 1 मंथ, यानी कि जो हमारे पास रॉ मटेरियल 1 महीने के एवरेज पे है। वर्किंग प्रोग्रेस जो है, यानी कि जो हमारा काम चल रहा है उसका वो हाफ ऑफ द मंथ है। फिनिश गुड जो है 1 मंथ का एवरेज है। ऐसी क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर 1 मंथ का, क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर 2 मंथ्स का है। लैग पेमेंट ऑफ वेजेस, लैग पेमेंट यानी कि आउटस्टैंडिंग, एट द एंड में हमारे पास जो वेजेस आउटस्टैंडिंग है वो 1.5 वीक्स है। लैग पेमेंट ऑफ ओवरहेड्स एक्सपेंसेस, जो हमारे पास आउटस्टैंडिंग पेमेंट ऑफ ओवरहेड एक्सपेंस है 1 मंथ के है। उसने बोला 1/4 ऑफ द आउटपुट सोल्ड अगेंस्ट कैश, यानी कि जो टोटल हमने डेटर जो सेल किया है गुड्स को वो 1/4 कैश में किया है, यानी 3/4 हमारे पास क्रेडिट सेल्स है।
कैश इन हैंड हमारे पास 25,000 रुपए है। उसने बोला यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल नीडेड टू फाइनेंस अ लेवल ऑफ एक्टिविटीज, यानी कि 1,04,000 यदि मैं प्रोडक्शन यूनिट कर रहा हूं, 1,04,000 की प्रोडक्शन हो रही है हमारी यूनिट्स की, यदि 1,04,000 की मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं यूनिट्स की, तो मुझे कितनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायर्ड होगी एट द एंड में, तो उसने ये देखना है। दूसरा उसने बोला कि यू आर अज्यूम दैट द प्रोडक्शन इज कैरिड इवनली थ्रू आउट द ईयर, यानी कि जो हमारी प्रोडक्शन है वो हमेशा हमारी जो वर्क इन प्रोग्रेस है वो थ्रू आउट दी हो रही। जब भी एक कंसर्न बोला हो तो उसके लिए भी एक रूल्स है, वो मैं डिस्कस करूंगा जब वर्क इन प्रोग्रेस करेंगे। और दूसरा उसने बोला है कि जो हमारे पास 4 वीक इक्वल्स टू 1 मंथ, यानी कि जो मंथ है उसको 4 वीक्स के इक्विवेलेंट मान के चलना है, यानी कि जो मंथ है उसको वीक्स में कन्वर्ट करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब सबसे पहले वही फॉर्मेट सेम चलेगा, पहले सबसे पहले इसमें हमें करंट एसेट्स को पहचानना पड़ेगा कि करंट एसेट्स क्या है। तो सबसे पहले उसने बोला कि जो रॉ मटेरियल एवरेज जो हमारे पास स्टॉक रह रहा है, तो यानी कि रॉ मटेरियल स्टॉक है तो हमारे लिए क्या है, एसेट्स है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल यानी कि रॉ मटेरियल पर यूनिट कितनी 80, मैं कितने यूनिट्स के लिए बना रहा 1,04,000, तो मैं क्या करूंगा 1,04,000 इंटू 80 रुपीज इंटू, अब क्या करेंगे, उसने बोला 1 मंथ एवरेज, तो उसने बोला ना कि नीचे उसने क्वेश्चन में मेंशन है कि 1 मंथ इक्वल्स टू 4 वीक्स, तो मैं क्या करूंगा इसको 4 वीक्स यानी कि 1 मंथ यानी 4 वीक्स 4/52 कर लूंगा, और जो आएगा मैं इधर लिख दूंगा 6 लाख, यानी कि एट द एंड में मुझे कैपिटल जो रिक्वायर्ड होगी स्टॉक के लिए वो कितनी रिक्वायर्ड होगी, वर्किंग कैपिटल 6,40,000। ऐसी वर्क इन प्रोग्रेस यानी कि जो अभी हमारे पास प्रोडक्शन में भी पड़ा हुआ है, तो मींस कि वो भी तो हमारे लिए स्टॉक होगा, तो एट द एंड में वो कितना बोल रहा है, तो वर्क इन प्रोग्रेस यानी कि रॉ मटेरियल भी होगा, डायरेक्ट लेबर भी होगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, जब एक प्रोडक्शन होता है मटेरियल भी यूज होता है, लेबर भी यूज होता है, ओवरहेड भी, तो इसीलिए हम तीनों वर्ड यूज करेंगे, रॉ मटेरियल, ओवर डायरेक्ट लेबर एंड ओवरहेड्स। यानी कि मैं 1,04,000 यूनिट्स के लिए प्रोड्यूस कर रहा हूं, 80 रुपीज ये है, इसका भी 1,04,000 30 रुपीज, 1,04,000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा हूं, इसका पर यूनिट कितना है 60 रुपीज। लेकिन अब इसने बोला कितने इक्विवेलेंट है, उसने बोला हाफ ऑफ द मंथ यानी कि आधे महीने, यानी कि 2 वीक्स के लिए, इसका जो 2 वीक्स पीरियड है हमारे पास, तो 2/52। अब यहां सवाल आता है, जब वर्क इन प्रोग्रेस कई बार क्वेश्चन साइलेंट है रिगार्डिंग इसके, नहीं बोला कि कितना कंप्लीशन है इसका, तो उस केसेस में तो लेकिन ये जो बोल रहे कंप्लीशन पीरियड कैसे हम अज्यूम करेंगे, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, जब हमारा क्वेश्चन साइलेंट हो तो हम अजम्पशन लेके चलते हैं कि जो हमारा रॉ मटेरियल वो 100% कंप्लीशन होता है, और जो ओवरहेड्स और डायरेक्ट मटेरियल होता है 50% कंसेप्ट में चलता है। लेकिन यदि क्वेश्चन में मेंशन है कि नहीं 100% कंप्लीशन, तो 100% लेके चलेंगे, नहीं तो इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं था और हमारे पास थ्रू आउट द ईयर बोला हुआ, तो मींस कि ये अजम्पशंस है, तो मैं ये लेके चलता हूं, इसकी कैलकुलेशन करता हूं, सिंपल इसकी कैलकुलेशन, यानी कि ये हमारे पास आ गया 3,20,000, ये हमारे पास 60,000 और 1,20,000, यानी कि हमारे पास जो ये है टोटल 5 लाख का वर्क इन प्रोग्रेस है हमारे पास। ऐसी अगला आता है फिनिश गुड्स यानी कि हमारे पास जो गुड्स प्रोड्यूस हो रही है, फिनिश गुड्स हमारे पास कितने का स्टॉक है, तो ऑन एवरेज, यानी कि इसमें भी हमारे पास जब ये गुड्स बनते हैं तो तीनों को मिक्सअप करके बनते हैं कि हमारे पास मटेरियल लेबर, तो इसमें भी वही रॉ मटेरियल कितने का है, डायरेक्ट लेबर एंड ओवरहेड्स, तो मैं क्या करूंगा वही 1,04,000 यूनिट्स है इंटू 80 रुपीज इंटू कितने मंथ्स के लिए वो देख लेते हैं, 1,04,000 इंटू 30 रुपीज देख लेते हैं, 1,04,000 इंटू 60 रुपीज पर यूनिट। अब उसने बोला कि जो हमारे पास फिनिश गुड्स है वो एवरेज स्टॉक 1 मंथ के हिसाब से है, यानी 1 महीने का हमारे पास फिनिश गुड्स रह रहा है एट द एंड में, तो मींस 1 महीने के हिसाब से कितना स्टॉक रहा होगा, तो यानी कि 4/52। कई बार क्वेश्चन में ना ये कन्वर्ट कर लेते हैं, पहले आप कन्वर्ट मत करो, बिल्कुल सिंपल ऐसे लेके चलो, कभी गलत होने के चांसेस कम होते हैं। तो मैं ये कैलकुलेशन कर रहा हूं, तो इसकी कैलकुलेशन में यानी कि ये हो गया हमारे पास 6,40,000 के लिए, ये हो रहा है 2,40,000, ये हो गया 4,80,000, यानी कि टोटल हमारे पास फिनिश गुड्स है 13,60,000 का। नेक्स्ट हमारे पास आता है डेटर हमारे पास उसने बोला कि जो क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर इज 2 मंथ्स, यानी कि 8 वीक्स के लिए। तो अब यहां भी सवाल आता है कि कई बार होता है डेटर हमारे को बोला होता है कॉस्ट पे भी,
कई बार होता है सेलिंग प्राइस पे, यदि सेलिंग प्राइस पे क्वेश्चन में बोला हुआ है तो सेलिंग प्राइस पे लेंगे, नहीं तो अदरवाइज इसको हमेशा कॉस्ट पे कैलकुलेट करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग सेलिंग प्राइस पे कहते हैं यानी 30 रुपीज जो भी हमारा प्रॉफिट पोर्शन है वो एक मतलब कहते हैं कि ब्लॉक हो जाता है हमारे लिए कैश, तो हम लोग ब्लॉक नहीं करना चाहते, इस वजह से हम इसको कॉस्ट पे कैलकुलेट करते हैं। यदि क्वेश्चन में बोलते हैं सेलिंग पे तो सेलिंग पे करेंगे, नहीं तो अदरवाइज इसको कॉस्ट पे करेंगे। तो यानी कि जब मैं डेटर यहां कैलकुलेट करूंगा तो मैं डेटर भी लिख लेता हूं, डेटर वही फिर रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड्स। तो 1,04,000 इंटू 80 रुपीज, 1,04,000 इंटू 30 रुपीज, 1,04,000 इंटू 60 रुपीज। लेकिन यहां सवाल है एक चीज कि कितना उसने क्रेडिट बोला, तो उसने बोला 1/4 कैश सेल हो रहा था, तो क्रेडिट कितना सेल हो रहा है 3/4, तो 3/4, क्योंकि ये तो पूरा है ना, और कितने महीने के लिए, यानी 2 मंथ इक्विवेलेंट था, तो 8/52 और 8/52, इन तीनों का टोटल क्या आ रहा है, तो इन तीनों का टोटल कैलकुलेट करके सीधे मैं लिख दे रहा हूं 20,40,000 आ रहा है। और कैश इन हैंड हमारे पास पड़ा है, कैश इन हैंड कितना है हमारे पास, तो कैश इन हैंड 25,000 दिखा रहा था। तो टोटल हमारे पास करंट एसेट्स कितना आ गया, तो टोटल हमारे पास करंट एसेट्स है 45,65,000। अब हमारे पास आता है करंट लायबिलिटी की बात आ रही है। तो करंट लायबिलिटी में हमारे पास यहां दो चीजें थी, एक तो था कि क्रेडिटर, तो क्रेडिटर हमने क्या किया होगा, रॉ मटेरियल खरीदा होगा, तो रॉ मटेरियल हमारे लिए क्या है, तो यहाँ रॉ मटेरियल के लिए यानी कि जब भी हम क्रेडिटर की कैलकुलेशन करेंगे तो मैं क्या करूंगा, रॉ मटेरियल, तो 1,04,000 यूनिट कर रहा हूं, हमारे पास रॉ मटेरियल 80 रुपीज के लिए, और क्रेडिटेड कितने इक्विवेलेंट था, तो हमारे पास है ये क्रेडिटर 1 मंथ इक्विवेलेंट, यानी कि 4/52 के बराबर। तो यानी कि हमारे पास क्रेडिटर कितने के हो गए 6,40,000। अब उसने बोला था आउटस्टैंडिंग वेजेस भी है, ओवरहेड्स भी है, कोई बात नहीं, आउटस्टैंडिंग हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी है तो लो जी आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो वेजेस यानी 1,04,000 की हमने प्रोडक्शन की है, और वेजेस कितना है 30 रुपीज पर यूनिट, और उसने क्या बोला था, तो उसने बोला 1.5 वीक्स यानी कि 1.5 वीक्स के लिए, तो यानी कि ये कितना हो गया हमारे लिए, तो 6 हमारे पास ये हो गया, वीक में ही बोला, सॉरी इसमें तो हमें मंथ में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, मंथ में तो बोला नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे 1.5/52 ले लेंगे, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 90,000 आ जाएगा। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स, यानी कि ओवरहेड्स भी हमारे पास, यानी कुछ एक्सपेंस भी अभी आउटस्टैंडिंग है जिसको अभी पे करना है, और वो कितना बोला है, तो ओवरहेड्स उसने बोला 1 मंथ के इक्विवेलेंट बोला है, तो 1 मंथ के इक्विवेलेंट यानी कि ओवरहेड्स हमारे पास कितना होगा पहले तो वो देखना पड़ेगा, तो 1,04,000 यूनिट्स है, मैंने 60 रुपीज के हिसाब से, और उसने बोला है कितने इक्विवेलेंट पे, तो 1 मंथ के इक्विवेलेंट यानी कि 4/52, तो यानी कि इसका भी मैंने निकाल लिया जी 4,80,000 आ जाएगा। यानी कि हमारे पास जो करंट लायबिलिटीज है वो कितने की है 12,10,000 की, तो यानी कि करंट लायबिलिटी, तो नेट वर्किंग कैपिटल निकाल लो जी, सिंपल सी बात है, क्या CA माइनस CL, यानी ये माइनस ये करके, तो हमारे पास वर्किंग कैपिटल कितनी आ गई 3,33,55,000। अब यहां उसने कंटीजेंसी नहीं दे रखी, नहीं दे रखी तो मैं यहां नहीं दूंगा, तो यानी कि जब भी हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न से आए तो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना कि वर्किंग नोट में सबसे पहले ये कैलकुलेट कर लेना, फिर देखना कितनी यूनिट्स के लिए, फिर देखना कि हमारे को रॉ मटेरियल कितना एवरेज बोला है, वर्किंग प्रोग्रेस क्या बोला, वर्किंग प्रोग्रेस में कंप्लीशन, पहले क्वेश्चंस को पूरी रीड करो एंड फाइंड आउट कि अगर उसने कंप्लीशन के लिए क्या बोला है, यूनिट्स के लिए क्या बोला है, क्रेडिटर के लिए कितना बोला है, कि कहीं उसमें क्रेडिट परचेज क्रेडिट सेल्स 3/4 है या पूरा का पूरा कैश सेल किया है, क्रेडिट सेल किया, वो ध्यान रखना, और उसके बाद ये क्वेश्चंस को ये फॉर्मेट में सॉल्व कर लें। तो ये हमारे दोनों कंसेप्ट हो गए, यानी कि बैलेंस शीट कंसेप्ट में दोनों मैंने ट्रेडिंग कंसर्न और मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न से वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकालना सिखा दिया। जो नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट रह गया वो रह गया सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम भी बहुत ही सिंपल सा है, उसको भी मैं क्वेश्चंस लेके सॉल्व करा देता हूं और उसको भी कैलकुलेट करना है, यानी कि ऑपरेटिंग साइकिल कैलकुलेट करना भी आप लोगों को सिखा देता हूं। देखते हैं ये कौन सा है, तो सबसे पहले तो इसको मैं रफ कर देता हूं, फिर वर्किंग कैपिटल कराता हूं।
अगला जो हमारा कंसेप्ट था उसमें हम लोग कर रहे थे कि हमें अगले नेक्स्ट कंसेप्ट में हमें ऑपरेटिंग साइकिल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें ये देखना है कि जो हमारे पास स्टॉक पड़ा है कितने दिन तक हम ऑपरेट कर सकते हैं इससे, कितने दिन तक हमारे पास जो डेटर पड़ा है, क्रेडिटर पड़ा है, उन सब से करंट एसेट जो करंट लायबिलिटी पड़ी उससे मैं कितने दिन तक ऑपरेट कर सकता हूं। तो ऑपरेटिंग साइकिल निकालने के लिए सबसे पहले हमें रॉ मटेरियल का कन्वर्जन पीरियड, फिनिश गुड्स का कन्वर्जन पीरियड, डेटर का, वर्क इन प्रोग्रेस का कन्वर्जन पीरियड, क्रेडिटर का कन्वर्जन पीरियड हमें निकालना पड़ेगा। और जब मैं पूरा कन्वर्जन पीरियड करंट एसेट्स का निकाल दूंगा, उसमें से करंट लायबिलिटी माइनस कर दो, तो हमारे पास ऑपरेटिंग साइकिल आ जाती है। अब क्या फॉर्मूला है, कैसे इसको क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं कि क्या है कन्वर्जन पीरियड का। तो ऑपरेटिंग साइकिल निकालने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। ऑपरेटिंग साइकिल निकालने का फॉर्मूला है R प्लस डब्ल्यू प्लस फिनिश यानी F प्लस D माइनस C। R मीन्स रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड, W मीन्स वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड, फिनिश गुड्स कन्वर्जन पीरियड, डेटर कलेक्शन पीरियड माइनस क्रेडिटर पेमेंट पीरियड। यानी कि जो हमारे पास डेटर है वो कितने दिनों में कलेक्ट हो जाएगा और जो क्रेडिटर है वो कितने दिनों में हमें पेमेंट करनी है। जब हम ये माइनस कर देते तो हमारे पास ऑपरेटिंग इन डेज में आ जाता है। अब कैसे निकालेंगे? तो मैं सिंपल सा एक फॉर्मेट बना लो जी, फॉर्मेट ही बना लेते हैं प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें क्या करना है, सिंपल, सबसे पहले हमें रॉ मटेरियल का कन्वर्जन स्टोरेज पीरियड या कन्वर्जन पीरियड निकालना। तो सिंपल रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड। अब ये कैसे निकालते हैं? तो देखना है कि हमें एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है हमारे पास, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, कि हमें एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल की कितनी रिक्वायरमेंट या हमारे पास है, और दूसरा कि हमारे पास एवरेज स्टॉक कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल पर डे कितना है। तो एवरेज स्टॉक ऑफ एवरेज कॉस्ट ऑफ स्टॉक पर डे, जब हम यहां से करेंगे तो इसका डेज आ जाएगा। ऐसे ही यदि मैं वर्क इन प्रोग्रेस पीरियड, होल्डिंग पीरियड निकालता हूं कि कितने दिन तक हम इसको होल्ड करना पड़ता है, यानी कि एक प्रोडक्शन को करने के लिए कितना टाइम पीरियड लगता है, तो उसके लिए जो मटेरियल और सारा कुछ है वो कितने दिन होल्ड करना, तो उसको भी हमें निकालने के लिए सबसे पहले देखना पड़ेगा एवरेज वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री कितनी है, कितनी रिक्वायर्ड होती है, अपॉन हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे कितनी है, एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे, जब हम निकालेंगे देख सकते हैं। तीसरा हमारे पास है फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड, कि हमारे पास जब वो तैयार हो जाता है तो कितने दिन तक हम स्टोरेज करके इसको रखते हैं पीरियड। तो इसको भी निकालने का बहुत ही सिंपल सा है कि एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स अपॉन एवरेज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर डे कितना है। लो जी, ये भी निकलेगा। ऐसी डेटर कलेक्शन, यानी कि डेटर का कलेक्शन कितने दिनों में हो जाता है पीरियड। तो सिंपल सा है कि हमने क्रेडिट सेल कितना किया है और हमारे पास एवरेज डेटर, तो हमारे पास लेस, मैंने कहा था कि क्रेडिटर पेमेंट पीरियड हमें देखना पड़ेगा। तो क्रेडिटर पेमेंट पीरियड हमारे पास कैसे पता चलेगा, तो क्रेडिटर पेमेंट पीरियड इसलिए निकाले ताकि हमारे को नेट ऑपरेटिंग साइकिल पता चले। तो नेट ऑपरेटिंग साइकिल यानी कि क्रेडिटर पेमेंट पीरियड की, यानी कि जो हमने क्रेडिट में परचेज किया उसको कितने दिनों में, तो वही एवरेज क्रेडिटर, कितना हमारे पास एवरेज क्रेडिटर अपॉन
हमारे पास एवरेज क्रेडिट परचेज की कितना हम एवरेज क्रेडिट परचेज कर रहे हैं पर डे, परचेज पर डे। तो ये हमारे पास, और जब हम ये माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट ऑपरेटिंग साइकिल। क्यों? क्योंकि जब हम ग्रॉस में से एवरेज क्रेडिटर करेंगे। अब मैं इसी का एग्जांपल लेके एक सॉल्व इसी फॉर्मेट में मैं एग्जांपल ले रहा हूं आप लोगों का क्वेश्चन बुक्स का, और उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं, समझाने की भी कोशिश कर रहा हूं आप लोग का है बुक का है फर्स्ट इलास्ट्रेशन है। जैसे कि उसने बोला है कि पीरियड जो हमारे पास कवर है 365 डेज। कई बार होता है कि डेज हमें गिवन नहीं होता कि 365 डेज लेना है इन अ ईयर या 360। यदि क्वेश्चंस में यदि मेंशन है कि 365 डेज के हिसाब से कैलकुलेट करना है तो उसी के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। अदरवाइज नहीं गिवन है तो हमें 360 के हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ता है। जैसे कि इसमें दे रखा है, उसने बोला कि एवरेज क्रेडिट पीरियड अलाउड बाय सप्लायर का हमें सीधे 16 डेज दे रखा है। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, 16 डेज उसका पिक कर लूंगा और मैं यहाँ डाल दूंगा 16 डेज। ऐसे ही अगले हमारे को दे रखा है, देखते हैं कौन कौन से का हमें दे रखा है। जैसे 16 डेज हमें दे रखा था इसका क्रेडिटर का कि हमें 16 डेज उसको अलाउड है, तो मैंने यहाँ 16 डेज डाल दिया। ऐसे उसने बोला कि एवरेज टोटल ऑफ डेटर आउटस्टैंडिंग 4,80,000 है डेटर का। रॉ मटेरियल कंजम्पशन जो है वो 44 लाख का है। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो है हमारे पास 1 करोड़ का। ऐसे हमारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है 1 करोड़ 50 लाख का। तो ये हमें देखना है कि क्या दे रखा है, सेल दे रखा है, ऐसे हमें निकालना है। लेकिन जो एवरेज रॉ मटेरियल स्टॉक है हमारे पास, वैल्यू ऑफ एवरेज स्टॉक ऑफ मटेरियल जो दे रखा है 3,20,000 हमें दे रखा है। कोई बात नहीं, मैंने 3,20,000 के हिसाब से इसको सॉल्व करने की कोशिश की। एक बार 3,20,000 है हमारे पास। मैंने जो 3 डिजिट है 0 काट दिया उसमें से। तो अब देखते हैं 3,20,000 हमारे पास एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है, और हमें देखना है कि एवरेज जो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल है, एवरेज कंजम्पशन पर डे कितना है। तो हम देख लेते हैं, रॉ मटेरियल कंजम्पशन पर डे बोल लो या हमारे पास एवरेज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल पर डे कितना है वो देख लेते हैं। तो हमारे पास जो कंजम्पशन है पर डे का, यानी कि रॉ मटेरियल कंजम्पशन है 4 करोड़ 44 लाख का। तो 44 लाख का है और ये 365 डेज यानी पूरे साल का है। तो मैं क्या करूंगा, 4,40,000 है तो मैं 4400 डिवाइडेड बाय 365 कर दूंगा। तो यानी कि इसका डेज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो ये हमारे लिए कितने डेज का है, 27 डेज, यानी कि 27 डेज हमारे पास जो है रॉ मटेरियल का स्टोरेज पीरियड चाहिए। यानी कि जो हमारे पास स्टॉक है रॉ मटेरियल का वो 27 डेज का है स्टोरेज। ऐसी वर्किंग प्रोग्रेस का देखते हैं। तो वर्किंग प्रोग्रेस, एवरेज जो वर्किंग प्रोग्रेस चाहिए वो 3,50,000 का है एवरेज। लेकिन हमारे पास जो एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे है कितना है, तो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आ रही है हमारे पास 1 करोड़ की। तो मैंने यहाँ 10,000 लिख दिया जी, और ये पूरे साल के। तो 365 से इसको डिवाइड करके डेज किया तो इसका कन्वर्जन डेज आ गया कितना हमारे पास 13 डेज। यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस के लिए मेरे को 13 दिन के लिए जो मटेरियल चाहिए। दूसरा हमारे पास है फिनिश गुड्स को स्टोरेज पीरियड कितना है हमारे पास। तो मींस की जो हमारे पास स्टॉक टोटल हमारे पास जो गुड्स सोल्ड है वो है कितने की 10,005, यानी कि 1 करोड़ 50,000 के। तो कोई बात नहीं। और एवरेज फिनिश गुड्स हमारे को कितनी रिक्वायर्ड मेंटेन करनी पड़ेगी, 2,60,000 की करनी है। तो 260 डिवाइडेड बाय 10,500 डिवाइडेड बाय 365। तो मैंने यहां से कन्वर्ट कर दिया इसका डेज, तो ये हो गया 9 डेज के लिए। अगला है हमारे पास डेटर। तो मैंने कहा डेटर एवरेज टोटल डेटर आउटस्टैंडिंग कितने, 4,80,000 के, यानी कि 4,80,000 के हमारे पास डेटर है। लेकिन एवरेज क्रेडिट सेल कितना किया, तो सेल ऑफ द ईयर है 16,000। तो 16,000 हमारे पास है, यानी 16 लाख का है। तो 365 से डिवाइड करें, यानी कि हमारे पास डेटर जो कलेक्शन पीरियड है वो है हमारे पास 11 डेज का। सिंपल। तो मैंने इसको टोटल किया, हमारे पास जो टोटल है 60 डेज का ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल है, जिसमें से मैंने 16 डेज माइनस किया तो मेरे पास नेट ऑपरेटिंग जो साइकिल ऑपरेटिंग साइकिल है वो है 44 डेज।
यानी कि हमारे को जो हमारे पास स्टॉक मटेरियल फिनिश गुड्स ये पड़ा है, इससे मैं 44 डे ऑपरेट कर सकता हूँ। तो ये हमारा वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड चैप्टर था, जिसमें हम लोगों ने वर्किंग कैपिटल के बारे में पढ़ा, दोनों पर्पज से, शॉर्ट टर्म पर्पज से भी, लॉन्ग टर्म पर्पज से, जिसमें हमने वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड सीखा और हमने ऑपरेटिंग साइकिल सीखा। तो हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में डालें या मुझे मेल भी कर सकते हैं, या जो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, या तो मेरे को ट्विटर पे फॉलो भी कर सकते हैं, वो भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, या हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.tutoracademy.co.in।